हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चल रही होगी अच्छे से पढ़ाई। एक दिन मिस हो गया क्लास का, वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ भी। फिर भी आपके पास पर्याप्त डाटा है भी पढ़ने के लिए। तो मैंने कमेंट करके पूछा था अभी कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करें। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर वाद्य यंत्र शुरू कर दो। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का वाद्य यंत्र। इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रूमेंट मतलब वो चीजें जो हम लोग गीतें, फड़ वाचन, नृत्य है, उनको जब उनका हम वाचन करते हैं या नृत्य करते हैं या कोई फड़ का वाचन करते हैं, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वह चीजें बता देंगे। फिर कोई वाद्य यंत्र कैसे बना है वह चीजें बता देंगे। ठीक है, दो ही चीजें पूछी जाती है कि यह वाद्य यंत्र किस किस चीज का बना है, किस लकड़ी का बना हो, यह पूछ लिया जाता है। या कोई सवाल पूछ लिया जाता है कि यह किसके द्वारा प्रयोग में किया जाता है, किस देवता के फड़ में वाचन किया जाता है, या कौन से त्योहार पे होता है, ये सब पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्र। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनको शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो पहले जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं अभी से लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में कुछ जानकारी दी जाएगी भी। कुछ बच्चे होते हैं कि आए और 2 मिनट देखी और बाद में कोई काम आ गया, छोड़ो बाद में देखेंगे। आपको इस क्लास के लास्ट में कुछ जानकारी दी जाएगी भी। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मैं राजस्थान इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई यूपी बिहार वाला देख कर वो बोलते कि नहीं सर, एक ये वाद्य यंत्र भी होता है, ये भी होता है। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि हमारे राजस्थान में जो है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजस्थान के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? पहला, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार का प्रयोग होता है, जिनमें एक तार लगी होती है और उन्हें तार या तो हाथ के सहायता से या एक सारंगी होती है, एक डंडा सा होता है, उसकी सहायता से बजाया जाता है, उसको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है, जैसे शहनाई हो गया, फूंक मार के जिनको बजाते हैं। अवनद या ताल जिन्हें हाथ की चोट से बजाया जाता है। ठीक है, या फिर जिन्हें एक चमड़े का मड कर बनाया जाता है, वह अवनद या ताल। और घन वाद्य यंत्र जिसमें आपका लोहे का, पीतल, तांबा या किसी भी धातु का प्रयोग किया जाता है, वह घन वाद्य यंत्र जिन्हें किसी वस्तु की चोट से बजाया जाता है। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार है: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो हम पहले शुरू करेंगे तत्वाद्य यंत्र। मैंने परिभाषा भी लिख दी आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो, जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसमें तार लगी होती है, उन तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एक मिनट रुको भाई। तो जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसमें तार लगी होती है। ठीक है, वे तार, तंतु या तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं एवं गज की सहायता से बजने वाले विब्रत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। एक तो होते हैं तत्वाद्य यंत्र, परंतु जिन्हें हम हाथ से बजा लेते हैं, जैसे वीणा होती है, वीणा को हम हाथ से ही बजा लेते हैं। पर कुछ वाद्य यंत्र होता है जिससे गज की सहायता से, एक छोटा सा लकड़ी होती है जिसे गज की सहायता बजाया जाता है, वह क्या होते हैं? विवृत। पर पूछा नहीं जाएगा अब इतना, पर इतना याद रहे, गज की सहायता से जो बजाए जाते हैं वह तत्वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें गज का प्रयोग होता है। चलो, पहला देखते हैं हम, सारंगी। तो यह सागवान, केर या रोहिड़ी की लकड़ी से बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही मिल गया, जो सारंगी है वह सागवान, केर या अच्छा, एक बात थी, मैं जितने यहाँ पे पढ़ा दूं, जैसे आज हम सारंगी, एकतारा, रावणता, जंतर, कमायचा, फिर तंदूरा या तंबूरा, फिर बपंग, रबाब, रबाज या दुकाको, आज हम 8-10 जो पे पढ़ेंगे। आप एक काम करना, सबकी फोटोज देखना। जैसे यहाँ पे पढ़ो, गूगल पे जाओ, इनके सबकी फोटो देखना। होगा क्या, आप जब पढ़ लोगे और उसी समय में जाके इनकी फोटो भी देख लोगे तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है। वो छवि आपको हमेशा याद रहेगी। आपका जब एग्जाम होगा, आपका जब क्वेश्चन आएगा कि हाँ, मान लो जैसे एकतारा से प्रश्न आ गया, तो आपके दिमाग में वो अपने आप एक इमेज
उसके सामने आ जाएगी कि हाँ ये एक तारा ऐसा होता है, फिर जो पढ़ाया तो वो भी आपको याद आने लग जाएगा। तो आप कोशिश करना उनकी फोटो देख लेना एक बार, ठीक है। तो सारंगी यह सागवान, केर और रोहे की लकड़ी से बनाई जाती है और इसका वादन गज से किया जाता है। इसका वादन किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। इसके तार बकरे की आंत के बनते हैं। इसके जो तार होते हैं वह किसके बनते हैं? बकरे की आंत के, ठीक है। तीन बातें ध्यान रखो। यह सागवान, केर या रोहेड़े की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका जो वादन होता है वह गज से किया जाता है और इसके जो तार होते हैं वह बकरे की आंत से बनते हैं। बकरे की आंत को सुखाकर उसका तार बनाया जाता है। और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र की लंगा जाति इसका प्रयोग करती है। जाति भी मैंने बता दी कौन सी? लंगा जाति इसका प्रयोग करती है, ठीक है। चलो अगला है एकतारा। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार और भी रिपीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, एकतारा इसे आदि वाद्य यंत्र माना जाता है। आदि मतलब प्राचीन, बहुत पुराना, पुराणों में जिसका प्रयोग किया जाए उसे बोला जाता है आदि। तो इसे आदि वाद्य यंत्र माना जाता है। वह इसका संबंध नारद जी से जोड़ा गया है। आपने सबने नारद मुनि जी की फोटो देखी होगी। उनके एक हाथ में तो क्या होता था अभी, जो करताल जिसको हम बोलते हैं, एक तो वो होती थी और एक हाथ में इनके एक तारा होता था भी, जिसे एक हाथ से बजाया जा सके, ठीक है। आपने पंजाबी में बोला जाए तो तुम्बी नाम से एक शब्द आता है। आपने बहुत सारे पंजाबी सिंगरों के हाथ में देखा होगा। चलो अगर आपने नारद ने नहीं देखा होगा तो एक पंजाबी एक मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, चमकीला, उसमें जो उसके पास है वही है अभी एक तारा, ठीक है। तो इसे वाद्य यंत्र, आदि वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका संबंध नारद जी से जोड़ा गया है। एक तारा गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। कि गोल तुम्बा है, उसमें बांस की डंडी फंसाए और छोटा ही होता है, बस इतना साइज होता है कि एक हाथ से उसको आसानी से बजाया जा सके, ठीक है। यह एक हाथ की अंगुली से बजाया जाता है, एक हाथ से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल रखी जाती है। करताल समझते हो भी, वो जोड़ी होती है जो, ठीक है। आप नहीं देखा है, आप जाओ नारद जी के एक छोटी सी क्लिप उठा लो 10 सेकंड की, उसमें आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। और उपयोग नाथ, कालबेलिया और साधु सन्यासी इसका उपयोग करते हैं भी, ठीक है। चलो आगे है रावण हत्ता। यह आधे कटे नारियल की खोल, जिसे कटोरी बोलते हैं, खोल अर्थात कटोरी। तो यह आधे कटे नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनता है? तो आधा कट्टा जो नारियल होता है उसकी खोल पर बकरे की क्या होता है चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे पाबूजी, डूंगजी व जवार जी के भोपे बजाते हैं। पाबूजी की फड़का वाचन जो करते हैं, फड़का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो मैंने बताया था अभी आपको। इसका होता है अभी तो इसका रावण हत्ते का। तो पाबूजी, डूंगजी व जवार जी के जो भोपे होते हैं वह इनके भजन या इनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं। और यह घोड़े की पूंछ से निर्मित गज से बजाया जाता है। इसका जो गज होता है उसमें एक तार लगी होती है, वह जो तार होती है वह घोड़े के पूंछ की तार होती है, ठीक है। फिर भी ध्यान रहे, एक बार और देख लो। यह आधे कटे नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। पाबूजी, डूंगजी, जवार जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं और घोड़े की पूंछ से निर्मित गज से यह बजाया जाता है। अगला जंतर वाद्य यंत्र। तो इसकी आकृति वीणा जैसी होती है। आकृति कैसी? वीणा जैसी। वीणा आपने सबने देखी होगी भी, मां सरस्वती के हाथ में आपने वीणा सबने देखी होगी, ठीक है। यह 4 तार युक्त होता है। तो इसमें तार कितने होते हैं? 4। यह प्रश्न बन सकता है भी, जंतर वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं। प्रयोग तो देवनारायण जी की कथा कहने वाले गुज्जर भोपा द्वारा। जो देवनारायण जी की कथा कहते हैं, देवनारायण जी जिनकी सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, इन्हीं की है ना, तो इनकी कथा कहने वाले गुज्जर जो भोपे होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कमायचा। यह सारंगी के समान है भी, सारंगी के समान एक वाद्य यंत्र है और मांगणियार जाति के जो पेशेवर लोक गायक होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 27 तार होते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है और नाथपंथी साधु, भर्तृहरि व गोपीचंद की कथा या गीत में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ मैंने भी, नाथपंथी साधु की, भर्तृहरि व
गोपी चंद की कथा के गीत में कमाचा के साथ गाते हैं। ठीक है, और यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनता है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र केवल लकड़ी के एक टुकड़े से बनता है, तो कमाचा एक सिंगल टुकड़ा होगा भी। ठीक है, और इसमें मुख्यतः 3 तार बकरे की आंत से बनते हैं। इसके जो मुख्य 3 तार होते हैं वह बकरे की, अब देखो इसमें टोटल तार कितने होते हैं 27, मुख्य तार कितने होते हैं 3, और वो 3 किससे बनते हैं, तो बकरे की आंत से बनते हैं भी। ठीक है, बकरे की आंत से। चलो अगला है तंदूरा। आपने सबने रामदेव जी का जागरण कहीं ना कहीं देखा होगा, देखा है। रामदेव जी के जागरण में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, एक काफी बड़ा सा होता है, वह होता भी तंदूरा। इसे वेणो या चौतारा भी कहते हैं, एक तो इसका अन्य नाम, इसे वेणो या चौतारा भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं, तंदूरे में कितने 4 तार, चौतारा यहां लिखा हुआ है अर्थात 4 तार होते हैं। और कम्मड़ जाति के लोग होते हैं, रामदेव जी के भजन गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। कामड़ जाति के लोग, अच्छा कामड़ जाति वो लोग नृत्य भी करते हैं, 13 ताल नृत्य। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कौन सा, कामड़िया पंथ। चीजें जोड़ा करो, ये जोड़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब वो 13 ताल नृत्य कौन करते हैं, तो कामड़ जाति के लोग। और कामड़िया पंथ किसने चलाया था, रामदेव जी ने। और वहीं कामड़ जाति के लोग जब रामदेव जी के भजन का वाचन करते हैं तब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो तंदूरा या तंबूरा, जिसमें 4 तार होते हैं और जिसके अन्य नाम वेणु या चौतारा भी है। ठीक है, चलो आगे है भपंग। यह डमरू की आकृति से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, डमरू की आकृति से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, और यह तुम्बे से बनता है। तुम्बा जानते हो ना सारे, नहीं जानते तो एक बार जाके देख लेना भी ऑनलाइन, तुम्बा क्या होता है। राजस्थान वाले सभी जानते हैं, अभी सभी ने देखा होगा। तुम्बा फल होता है भी, लगभग सेब जितना फल होता है, और वह उगाया नहीं जाता, बस एक औषधि है भी, एक तरह से खेतों में अपने आप उग जाती है, खेतों में किनारों पे उग जाती है, और एक तरह से औषधि है भी। ठीक है, तो वह सूख जाता है तो उसको आधा काट के और उससे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 1 तार होता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना भी, भपंग में 1 तार होता है। मेवात क्षेत्र के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग पांडुन की कड़ा, राजा भरतहरि, भगत पूर्णमल और हीर रांझा एवं गोगा पीर की लोक कथाएं गाते समय प्रयोग करते हैं भी। फिर भी देख लो, क्षेत्र कौन सा, मेवात जाति के लोग, जाति कौन सी, जोगी जाति। कथाएं किसकी कहते हैं, तो एक तो पांडुन का कड़ा, राजा भरतहरि की कथा, भगत पूर्णमल की कथा, हीर रांझा या गोगा पीर की जो लोक कथाएं होते हैं या कथा होती है उसका प्रयोग करते समय किसका प्रयोग करते हैं भी, भपंग वाद्य यंत्र का। और इसके मुख्य वादक भी मैंने लिखे हैं, तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, 2 नाम मैंने लिख दिए अभी, एक तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। हो सकता है आपसे नाम पूछ ले। अगला है रबाब। अब ध्यान रहे, रबाब अलग है, रबाज अलग है। तो रबाब है यह मेवात व टोंक क्षेत्र में मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो मेव भाटे होते हैं वह उनका प्रमुख यंत्र होता है भी, कौन सा, रबाब। और रबाज यह अंगुली के नाखूनों के द्वारा बजाया जाता है, नाखूनों के द्वारा। इसके द्वारा ये तो पूछ ही नहीं जाती भी किसके द्वारा बजाया जाता है, तो फिर भी आप देखना भी उंगली के नाखून द्वारा बजाया जाता है, ये बात पूछी जा सकती है। इसमें 12 तार होते हैं, रबाज में कितने तार होते हैं, 12 तार होते हैं। इसे मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोग रम्मत लोक नाट्य का, जब इसका नाट्य का प्रदर्शन करते हैं तब बजाते हैं। फिर देख लो, मेवाड़ के रावल या भाट जाति के लोग, और किस में प्रयोग करते हैं, तो रम्मत लोक नाट्य में। आपने देखा होगा भी, रम्मत लोक नाट्य कहां का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ साइड क्षेत्र का। चलो, पाबू जी की लोक गाथा गाने वाले नायक भील जाति के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। कौन, पाबू जी की जो कथा गाते हैं अभी, ठीक है, कौन गाते हैं भी, जो नायक या भील जाति के लोग होते हैं वह पाबू जी की कथा गाते हैं, वह भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो रबाज का प्रयोग करते हैं। अगला है दुकाको। यह भील समुदाय द्वारा मुख्यतः दीपावली पर, समुदाय कौन सा, भील, कब, दीपावली पर बजाया जाता है, और यह घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। यह प्रश्न बन सकता है भी, कौन सा वाद्य यंत्र घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, तो दुकाको।
ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया भी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम एक बार मोटा मोटा और रिवाइज कर लेते हैं। लो स्क्रीनशॉट। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार लगी होती है और जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है। उसके बाद ताल या अवनद वाद्य यंत्र जिन्हें हाथों के ताल से बजाया जाता है। अगला घन वाद्य यंत्र जिसे किसी धातु से बना होता है, जिन्हें किसी अन्य धातु की ताल से बजाया जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं तत्व वाद्य यंत्र जिनमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है। उसे तार, तत् या तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं और इन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है, जिस कारण इन्हें विवृत वाद्य यंत्र भी कहते हैं। पहला है सारंगी, जो सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बनाई जाती है और इसका वादन गज के द्वारा किया जाता है और इसके तार जो होते हैं वह बकरे की आंत से बनते हैं। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लंगा जाति जो होती है वह इसका प्रयोग करती है। अगला एक तारा, जो कि एक आदि वाद्य यंत्र है जिसे आप नारद मुनि के हाथों में देख सकते हो, जिसका जुड़ाव नारद मुनि जी से माना जाता है। ठीक है, एक तारा तुंबे में बांस की लकड़ी फंसाकर इसको बनाया जाता है और एक हाथ की उंगली से ही यह बजाया जाता है। दूसरे हाथ में क्या रखी जाती है भी, करताल रखी जाती है और इसका प्रयोग नाथ, कालबेलिया या साधु सन्यासी करते हैं। अगला है रावण हत्ता। यह आधे कटे नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। बाबूजी डूंग जी जवार जी के जो भोपे होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं और जो घोड़े की पूंछ से निर्मित गज होता है उससे इसको बजाया जाता है। अगला आपका जंतर, जिसकी आकृति वीणा जैसी होती है। इसमें 4 तार मुख्य होते हैं भी, 4 तार होते हैं और जो देवनारायण जी की कथा कहने वाले भोपे होते हैं, गुज्जर भोपे होते हैं, वह इसका प्रयोग करते हैं। अगला आपका कमायचा, जो सारंगी के समान एक वाद्य यंत्र है और मांगणियार जो जाति होती है उसके जो लोक गायक होते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 27 तार होते हैं, परंतु मुख्य 3 जो तार होते हैं वह बकरे की आंत के बने होते हैं। नाथपंथी साधु भृतहरि गोपीचंद की कथा कहते समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनता है। अगला आपका तंदूरा या तंबूरा, जिसे वेणु या चौतारा भी कहा जाता है और इसमें 4 तार होते हैं और कामड़ जाति के लोग रामदेव जी की कथा कहते समय इसका प्रयोग करते हैं। अगला बपंग, जिसकी आकृति डमरू जैसी होती है भी। ठीक है, और ये इसमें 1 तार होती है। बनता कैसे है, तुंबे से बनता है भी। मेवात जाति के जो जोगी लोग होते हैं, जो जोगी जाति के लोग होते हैं भी, वह इसका प्रयोग करते हैं कुछ कथाएं कहने में। कौन कौन सी कथाएं, तो पांडुन का कड़ा, राजा भरतहरि, भगत पूर्णमल, हीर रांझा या गोगा पीर की कथाएं कहते समय बपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसके प्रमुख वादक भी है भी, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। अगला रबाब, यह मेवात और टोंक क्षेत्र में मेवों के भाटों द्वारा बजाया जाता है। अगला रबाज, रबाब और रबाज अलग अलग है। रबाज एक उंगली के नाखून द्वारा बजाया जाता है, जिसमें 12 तार होती है और मेवाड़ के जो रावल और भाट जाति के लोग होते हैं वह रम्मत लोक नाट्य करते समय इसका प्रयोग करते हैं। बाबू जी के लोक गाथा गाने वाले भील और नायक भी इसका प्रयोग करते हैं भी। ठीक है, आगे है अंतिम आपका दुकाको, जिसे भील समुदाय मुख्यतः दीपावली पर बजाता है और यह घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारी हो गई भी आज वाद्य यंत्रों की पहली क्लास। आपको इसमें कुछ कमी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने ये इनसे रिलेटेड कुछ भी बात बची हो कि सारंगी से, कमायचे से, रावण हत्ते से, पपंग से, रबाज से, कुछ किसी से भी कुछ बात छूट गई हो, फालतू की बात ना होगी कि सर आपने ये नहीं बताई, ऐसे बजता है वैसे बजता है। नहीं, हमें सिर्फ फैक्ट देखने हैं। उनसे रिलेटेड कुछ बचा हो आप मुझे कमेंट करके बताना और नरेंद्र सर आपको कुछ जानकारी देंगे भी। आओ सर। हाँ जी, तो कैसे हो सारे?
2 दिन से 1 दिन से 2 दिन से बीच में साइंस की क्लास भी नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं भाई, बीच में आ भी रही है नहीं भी आ रही, तो एक तो आपसे छोटी सी क्षमा चाहेंगे कि क्लास सर की थी, थंबनेल मेरी ऐड हो गई और बाद में 1-2 बच्चों ने देख भी ली थी और बाद में उसको सही कर दिया गया था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे। आपको पता है अभी 1-2 दिनों में आपके जो एग्जाम के फॉर्म, मैंने आपको बताया था रेलवे ग्रुप डी के बारे में, उसके एग्जाम के फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। 21,197 के करीब 997 के करीब ऐसी कुछ वैकेंसीज है, मतलब लगभग लमसम आपकी 2,000 वैकेंसी 22,000 आपकी टोटल वैकेंसीज है। आप अगर 10th पास हो तो भी आप भर सकते हो, और अगर आपने ITI कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन अदर, मतलब मिनिमम आप बस 10th पास होनी चाहिए, आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो दिव्यांगजन है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं भाई, 2-4 बातें बतानी है आपको। इतना बहुत है ना। देखिए आपका जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आप सभी एलिजिबल हो, तो लगभग आपके मान के चलिए 1 मंथ तक आपके फॉर्म चलेंगे, यानी 31 जनवरी से फॉर्म शुरू है तो लगभग 28 फरवरी या 1 या 2 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसमें वो लापरवाही नहीं बरतनी है कि अभी लास्ट डेट है, लास्ट डेट पे आराम से भर देंगे, तो पहले आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपका एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ही पेपर होगा, CBT होगा आपका, ठीक है, CBT होगा, एक सिंगल पेपर होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग कर पाते हो तो आपका फिजिकल होगा, ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको मतलब दौड़ वगैरह या थोड़ा बहुत वेट आपको वो उसमें करवाया जाएगा। तो अगर आप दिव्यांगजन हो, अब जैसे कोई विकलांग मतलब दिव्यांग है जिसके उसे पैरों से प्रॉब्लम है, तो वो कहेगा कि सर मैं तो वेट उठा नहीं सकता, तो उसके लिए अलग पोस्टेज होंगी, वो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्टेज सिलेक्ट करनी होगी, आप अपनी कैटेगरी से वो सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको वो सारी, आप जैसे ही अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कि सर मैं ब्लाइंड हूं, सर मैं लो विजन हूं, सर मैं HI हूं, सर मैं डेफ्ट हूं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो भी आपकी एसिडी अटैक, बहुत सी डिसेबिलिटीज के प्रकार हैं, तो वो जिस भी आप डिसेबिलिटी से हो, आप उसमें जब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे सब कैटेगरी में, तब आपको उसके आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो नहीं हो वो सारी की सारी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फॉर्म भरने से पहले अच्छे से अपना नोटिफिकेशन देख लेना, अगर आप कहोगे तो मैं नोटिफिकेशन की फुल वीडियो बना दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन इसका आउट होगा या जैसे मुझे इसकी नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं इसकी डिजिटल बोर्ड पे फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में देखिए मैं आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता देता हूं। तो एक तो आपको फॉर्म की लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितने भी आप एक बार आपकी फॉर्म फीस लगेगी, एक बार आपकी फॉर्म फीस क्या होगी, लगेगी, लेकिन सबसे बड़ा इसका ये है आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। आपके फॉर्म फीस लगभग 250, 350 या मैक्सिमम 500 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगेगी, सर इतनी फीस लग गई, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, आपने एग्जाम दे दिया, कुछ समय बाद ही आपकी फीस आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी। लो जी आपकी फीस रिटर्न हुई। दूसरा बड़ा फायदा रेलवे खुद आपको प्रोवाइड करवाती है, जो मैं पहले भी जानकारी दे रहा हूं, अब साथ के साथ दे रहा हूं। जानकारी ये है कि इस क्लास में जैसे ही रेलवे जैसे ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हो, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके घर से या आप जहां पर आप रहते हो वहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो आपको वहां पर सिलेक्ट कर देना है। अब मान लीजिए जैसे ही आपका कोई एग्जाम है, आपका जब एग्जाम होगा, लगभग इसका एग्जाम मई या जून के बाद में कभी करवा सकते हैं अभी, और मई जून के बाद में ये करवा सकते हैं। अभी इनका ऑफिशियल वो नहीं आया कि इस डेट को एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि अभी जो ये वैकेंसी है 2025 की, जो पहले 2024 में भर्ती आई थी उसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, फरवरी में एग्जाम उसके एंड होंगे, उसके बाद में उनका रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा, तो काफी लंबा हो जाएगा ये, बट आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम सेंटर आ गया कि सर हमारा तो आ गया बीकानेर आ गया, ठीक है, तो आपको अपने होम टाउन से लेकर बीकानेर की फ्री यात्रा की सेवा अप और डाउन दोनों की रेलवे द्वारा प्रोवाइड आपको की जाएगी, अप और डाउन दोनों की आपको रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये नहीं है कई बच्चे होते हैं सर वो तो जनरल की प्रोवाइड करवाते हैं, नहीं, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है तो आप स्लीपर में जा सकते हो,
स्लीपर में जैसे आपका 7 दिन एग्जाम से 7 दिन पहले आपको टिकट आती है, हॉल टिकट आती है, तो वो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर लेके जाइए, वहां से आप अप और डाउन दोनों के अपने स्लीपर बुक करवा सकते हो। हाँ, अगर आप एसी स्लीपर करवाना चाहते हो तो आपको बस एसी का चार्ज देना होगा और अप डाउन का बाकी मतलब जो एसी का खर्चा है वो ऊपर वाला थोड़ा सा देना होगा, बाकी आपकी स्लीपर की फ्री रहने वाली है, वो आप अपने रेलवे नजदीकी रेलवे स्टेशन में जाकर आप संपर्क कर सकते हो। अब करते हैं मुद्दे की बात, वैसे ये भी मुद्दे की थी। अब देखो इसमें सिलेबस की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें आती है साइंस, आपकी विज्ञान, गणित, रीजनिंग और आपका जीके। जीके के अंदर एक तो आएगी सामान्य जीके, जैसे इंडिया जीके हो गया, वर्ल्ड जीके हो गया और पॉलिटी हो गई, कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसके साथ साथ आएगा आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर। लेकिन मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, इस एग्जाम से एनालिसिस करके मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि करंट अफेयर का पोर्शन इस बार ज्यादा पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन में से लमसम आपके ज्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा करंट अफेयर पे आप अगर आप जीके छोड़ भी देते हो, करंट अफेयर पढ़ लेते हो, तो भी आपका काम जीके का पोर्शन तैयार हो जाएगा। साइंस आपको 25 की 25 नंबर की अपने चैनल पर आपको मिलेगी, 25 नंबर की साइंस आपको अपने चैनल पर मिलेगी। रीजनिंग आपको 30 नंबर की आती है, 30 नंबर की आपको रीजनिंग मिलेगी। करंट अफेयर आप होता है आपका 20 नंबर का, आप मतलब बुक से तैयार कर सकते हो खुद या यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, रही गणित की बात, गणित देखते हैं, अपने सर से बात चल रही है, जैसे ही वो फ्री होंगे या उनको टाइम होगा तो आपको मैथ की क्लासेस देंगे। अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं आपको मैथ भी अपने चैनल पे आएगी, लेकिन साइंस और रीजनिंग तो कंफर्म है ना, ये तो मैं करवा ही रहा हूं। तो यहां पर देखो आपको 55 नंबर का काम यहीं से मिल रहा है, सिर्फ ग्रुप डी के लिए 55 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, बस फ्री फायदा उठाइए, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आपको अब मैं अपनी बढ़ाई खुद ही कर लेता हूं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने हर कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, हालांकि मेरा किसी में हुआ है किसी में नहीं हुआ, ठीक है, वो सभी जानते ही हो आप, ठीक है, लेकिन अगर कम से कम एक्सपीरियंस तो हुआ है एग्जाम का, एग्जाम देने से एक्सपीरियंस तो मिला, या हमें इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो रेलवे के एग्जाम में ये ग्रुप डी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लें, ठीक है, सेफ जोन भरें, सीटों वगैरह का सारा अपना देख के ना नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन भरकर, और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें भाई। डॉक्यूमेंट सेंटर वाला आपका जाति प्रमाण पत्र उसमें अनिवार्य है, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र ही आपका लगेगा, वो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान में रखना है। अगर नहीं है तो 7-8 दिन में बन जाता है, आप मित्रा से कॉन्टेक्ट करके वो बनवा सकते हो। और लगभग इतनी बातें थी बताने वाली। और हाँ, अभी 1-2 दिन में किसी ने पूछा था किसी टेट के बारे में हमें बताइए, तो वो मैंने रवि सर को बोल दिया, वो आपको 1-2 दिन में संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि सी टेट में क्या होता है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, कितने समय का होता है, वगैरह वगैरह, जितनी भी जानकारी है, या सिलेबस में क्या कुछ होता है, वो सर आपको रवि सर 1-2 दिन में करवा देंगे। तो वो रवि सर को सौंपते हैं, वो करवाएंगे भाई आपको, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, अपने इस फॉर्म को भरकर अपनी एक रेलवे ग्रुप डी की एक सीट पक्की करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।